नाउ वी सी डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हुई, आपका एनोड रे हो गया, कैथोड रे हो गया, तो रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी होती है। और रेडियो एक्टिविटी है क्या? तो ये एक फेनोमेनन है स्पॉन्टेनियस इमिशन का ऑफ एक्टिव रेडिएशंस बाय सर्टेन एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसपे से स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है ऑफ एक्टिव रेडिएशंस। एक्टिव रेडिएशंस का स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है, अल्फा बीटा गामा रे निकलते रहते हैं। तो इस रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवरी जो किया गया वो फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी बैक्वेरेल के द्वारा। याद रखेंगे, रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैक्वेरेल, फ्रेंच साइंटिस्ट इन 1896 1896 में। ओके, और वह सबस्टांस जो रेडिएशन इमिट करता है रेडिएशन, द सबस्टांस विच इमिट सच रेडिएशंस आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव सबस्टांस। वैसे सबस्टांस जो इस तरह का प्रॉपर्टी शो करता है कि रेडिएशंस इमिट कर रहा है, तो वैसे सबस्टांस को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव सबस्टांस, जिसके एग्जाम्पल हैं यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम, थोरियम, ईटीसी, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये सब जो एलिमेंट्स हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को, जैसे कि आप यूरेनियम हो या पोलोनियम हो, उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को एक ब्लैक वुडन बॉक्स में रखा गया और वहाँ से देखा गया, तो देखा गया क्या कि आपको एक अल्फ़ा रे निकलता है जो माइनस की तरफ, यानी जहाँ आपका कैथोड है, कैथोड की तरफ जाता है अल्फ़ा रे। और इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स जो हैं, आपका इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स जो आपका एनोड रहता है पॉजिटिव वाला, इधर जाता है आपका बीटा रे। ओके, तो एक जा रहा है बीटा रे, जा रहा है एक अल्फा रे है, और एक आपका है यह गामा रे, जो कि न्यूट्रल होता है, सीधा सामने चला जाता है ना। तो अल्फा रे जो होते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि हमेशा आकर्षण जो होता है, लव जो होता है, प्यार जो होता है, वो कहाँ होता है, कहाँ देखा गया है? प्लस का माइनस के साथ, माइनस का प्लस के साथ, लड़का का लड़की के साथ, लड़की का लड़का के साथ। लड़का लड़का से प्यार नहीं करेगा, लड़की लड़की से प्यार नहीं करेगा, लेकिन एक लड़का एक लड़की से प्यार करता ही है। तो सेम चीज़ होता है कि अल्फ़ा रे जो है ये क्या है? हीलियम प्लस प्लस आयंस है, यानी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, जिसके चलते ये आपको माइनस कैथोड की तरफ आकर्षित होता है और वो उधर भागता है। और ये जो एनोड है, ये एनोड जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज है, और बीटा रे जो है वो नेगेटिव पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन्स के बने हुए होते हैं, इसलिए ये प्लस चार्ज की तरफ भागते हैं, प्लस माइनस की तरफ और माइनस प्लस की तरफ। और ये गामा रे जो है, ये गामा जो है, गामा पहलवान है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए ये अपना किसी से न प्लस से प्रभावित होता है न माइनस से प्रभावित होता है, अपना आराम से चलते रहता है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है दीन दुनिया से। तो ये तीन तरह के रे जो है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलते हैं। कौन कौन? एक है आपका अल्फा रे, दूसरा है आपका बीटा रेज, और तीसरा है आपका गामा रेज। तीन रेज निकलते हैं। अल्फा रेज जो होते हैं उसे देखा गया है कि ये डिफ्लेक्टेड टुवार्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स, या नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ भागते हैं, नेगेटिव की तरफ भागते हैं, माने दुल्हनिया की तरफ भागते हैं। काहे? काहे कि दूल्हा राजा है। यह हीलियम 2+ पार्टिकल्स का बना हुआ पॉजिटिवली चार्ज है। अल्फा रे जो है यह हीलियम +2 पार्टिकल्स का बना हुआ पॉजिटिवली चार्ज होता है। यानी कहने का अर्थ है कि एक जो पॉजिटिवली चार्ज है वो 2 हीलियम प्लस का बना हुआ है, यानी इसका मास जो होगा 4 AMU का होगा, क्योंकि हीलियम 2+ का बना हुआ है, यानी m = 6 × 0.6 × 10⁻⁻24 ग्राम। और इस पर जो चार्ज जो होगा वो 2 यूनिट्स का होगा, 2+ है ना, यानी 3.20 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है अल्फा रेज। तो अल्फा रेज कौन है भाई? दूल्हा पार्टी है, बॉयज पार्टी है अल्फा रेज। अल्फा रेज बॉयज पार्टी। बीटा रेज कौन है? गर्ल्स पार्टी है, यानी इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर? तो ये स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स का स्ट्रीम्स है। तो ये जब भी निकलेगी तो ये किधर की तरफ भागेगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ, या भागेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ, या भागेगा। क्लियर है?
तो दिस इज बीटा रे। और गामा रे का कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, यह हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता और लगभग नेग्लिजिबल मास होता है। इन दोनों की तुलना में इसका मास भी नगण्य और चार्ज तो इस पर होता ही नहीं है, इसलिए ये आराम से प्रेम से चलता है गामा रे। अब ये थोड़ा सा हम लोग पढ़े हैं रेडियो एक्टिव के बारे में, आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे के बारे में एक परिचय हमने ले लिया। अब हम देखेंगे क्या, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो है, इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया, प्रोटॉन का खोज हो गया, तो उसके बाद न्यूट्रॉन का खोज होता है। और ये जो पार्टिकल्स, जो न्यूट्रॉन जो है यह न्यूट्रल पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल है? तो न्यूट्रल पार्टिकल है न्यूट्रॉन, और इसकी डिस्कवरी की गई है चैडविक साहब के द्वारा। जेम्स चैडविक साहब ने इसकी डिस्कवरी की थी, और जिसकी मदद से हम लोग आसानी से एटॉमिक मास ऑफ एटम्स को एक्सप्लेन कर पाए। तो यानी एटॉमिक मास ऑफ एटम्स को एक्सप्लेन करने के लिए ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जरूरी है। चैडविक साहब ने 1932 में बम्बार्डेड किया, ठीक है ना, हिरोशिमा पर नहीं। उन्होंने एक थिन शीट ऑफ बेरिलियम एलिमेंट लिया, ठीक है ना, और उस पर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कर दिया, ठीक है ना। एक पतला सा शीट ले लिया, किसका? बेरिलियम एलिमेंट्स का। बेरिलियम एलिमेंट्स का पतला सा शीट लिया और उस पर अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डिंग करवाया। तो उन्होंने पाया क्या कि हाई पेनिट्रेटिंग रेज विच कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स, एक हाई पेनिट्रेटिंग स्ट्रीम्स निकल रहा है जो कि आपको न्यूट्रल पार्टिकल्स रखे हुए हैं, और जिसका मास जो है वो मास जो है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg है, ठीक है ना। सेम एज दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो कि हाइड्रोजन एटम का मास है उसके बराबर। और इसके पास नो चार्ज, और कोई चार्ज नहीं है, और इसका इन्होंने नाम दिया क्या? न्यूट्रॉन्स, जिसको कि इन्होंने कहा क्या? न्यूट्रॉन्स। अगर हम एक सारणी में देखना चाहें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो तीनों का मास आप देख लो, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, इलेक्ट्रॉन का मास। प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻27 kg, और इसी के आसपास इसका भी 1.67 इंटू 10⁻27 kg न्यूट्रॉन का। ये दोनों का मास लगभग बराबर है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो 1837 गुना हल्का है प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से भी, ठीक है। तो मास जो है अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रॉन का इसलिए 0 मान लिया गया। क्यों? क्योंकि यह लगभग 1837 गुना छोटा है, इसलिए 0 मान लिया गया। क्योंकि आपको 1 kg चावल मिले और 1837 kg चावल मिले, तो 1837 kg चावल की तुलना में 1 kg चावल नगण्य है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन के मास को 0 मान लिया गया। और प्रोटॉन के मास को कहा गया कि 1 एटॉमिक मास यूनिट है, 1 यूनिट मास है, इसे 1 यूनिट मास कहा गया, 1 U। और न्यूट्रॉन के मास को भी 1 U कहा गया। दोनों का मास लगभग सेम है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्लियर है? अगर चार्ज अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज बराबर है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव है और प्रोटॉन का चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। और न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज ही नहीं है, इस पर चार्ज जो रहता है वह आपका 0 रहता है। तो ये चीज़ आपको रट्टा मार याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखना है कि 1 यूनिट चार्ज जो होता है उसका वैल्यू होता है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इन ESU, ओके। लेकिन हम लोग को जनरली यही जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है आपका 1 यूनिट चार्ज, जो कि हमें याद हो गया। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज वही है। और 1 U, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12, दैट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻27 kg। यह भी हमें याद रखना है। 1 U इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻27 kg, ये भी हमें याद रखना है। 1 एटॉमिक मास यूनिट, ये हम आगे और भी एक्सप्लेन करेंगे, अभी ये एक में याद कर लेना है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स ये सब तो जब जान गए, तो अब हम लोग एटॉमिक मॉडल्स पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है ना। सारी चीज़ का स्टडी हो गया। तो एटॉमिक मॉडल्स, तो एटॉमिक मॉडल्स में सबसे पहला मॉडल देने वाले हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एटम्स में कैसे रहते हैं, ठीक है ना। उसके बारे में एटॉमिक मॉडल सबसे पहले सिंप्लीफाई किए थे जे थॉमसन साहब ने, जिसे कि कहा गया क्या? थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले देने वाले यही हैं, इन्होंने शुरुआत किया,
है ना। इस बखेरे में हाथ डाला कौन, जे थॉमसन साहब ने, और जिसे कि हम लोग कहते हैं क्या, थॉमसन्स मॉडल्स ऑफ एटम, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। और इसका ऑल्सो क्या कहते हैं, इसी मॉडल को हम लोग ऑल्सो कहते हैं रेजिन पडिंग मॉडल। क्या कहते हैं, रेजिन पडिंग मॉडल, प्लम पडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। याद रखिएगा कि रेजिन पडिंग मॉडल, प्लम पडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल, ये तीनों मॉडल का नाम किसका है, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जे थॉमसन साहब ने जो दिया उसी को कहते हैं। इन्होंने क्या कहा ना कि एक एटम जो होता है, एटम्स जो होता है ये क्या होता है, पूरा का पूरा एटम पॉजिटिव चार्ज है। यानी आप सिंपल सा समझ लो कि एक प्लेट है और प्लेट पूरा का पूरा प्लेट जो है ना पॉजिटिव चार्ज है, और उस प्लेट पर पूरा आपको नमक छिड़क दिया है ना, या बीज लाकर छिड़क दो, और वो बीज जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन्स है। वो इन्होंने इस तरह से कहा। फिर कहा कि नहीं भाई, ऐसे भी समझ लो कि तरबूजा है, तरबूजा में जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन है, बाकी तरबूजा पॉजिटिव चार्ज है, और वो आपका उसी तरह का एटम होता है। उन्होंने स्टार्टिंग में कुछ ऐसा हिंट दिया, ठीक है ना। चलिए स्टार्टिंग है, शुरुआत है, कुछ तो बोला है ना। जे थॉमसन प्रपोज दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ है यूनिफॉर्म स्फीयर। एक एटम जो होता है यूनिफॉर्म स्फीयर होता है, इन विच पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पॉजिटिवली चार्ज जो होते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर embedded in such a way as to give the most stable electrostatic arrangement। और इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से इस पर सजे हुए रहते हैं कि इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट अच्छा सा हो, देखने में अच्छा लगे, ठीक है, पकड़ मजबूत हो, इस तरह से वो अपना सजा रहता है, उनका सोच था। और इसका जो रेडियस जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है, जो कि साइज ऑफ एटम है। और इसका साइज ऑफ एटम कितना हो गया, 10⁻⁻10 मीटर इसका रेडियस इन्होंने बताया कि इस स्फीयर का जो रेडियस है वो 10⁻⁻10 मीटर का होता है। इतना तक उन्होंने बताया, जिसको कि इसके बाद रदरफोर्ड साहब ने कहा नहीं, इस सही नहीं है, ठीक है ना। और उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, और अपना एक्सपेरिमेंट करके इस जेम्स चैडविक साहब के एक्सपेरिमेंट को रद्द कर दिया। तो वो थे रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसे कि कहा जाता है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। अब हम लोग देखते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। अब ये भी स्टडी करना शुरू किए, तो इन्होंने क्या किया कि एक गोल्ड फॉइल, सोना का एक पतला पत्थर लिया, ठीक है, धनाढ़ आदमी थे, पैसा वाला आदमी थे, और सोना का पतला सा पत्थर लिए, और उस पतले से पत्थर पे क्या किए, अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट करवाए। अल्फा पार्टिकल से क्या करवाए, बम्बार्डमेंट करवाए। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, और ये बम्बार्डमेंट जब करवाए तो और उन्होंने ये देखा। कौन कौन किए थे, रदरफोर्ड साहब ने किए थे, और इनके जो स्टूडेंट्स थे हैंस गीगर एंड अर्नस्ट मैंसन, 1909 में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। और एक्सपेरिमेंट किया तो कैसे कैसे किया, इन्होंने क्या किया कि एक पीस ऑफ रेडियो एक्टिव सबस्टांस रेडियम, एक रेडियो एक्टिव सबस्टांस रेडियम लाया, और उसे एक लेड ब्लॉक में रखा, ठीक है ना, एक लेड ब्लॉक में रखा, या लेड ब्लॉक है, उसमें क्या किया, इस रेडियो एक्टिव सबस्टांस को उन्होंने रखा। द ब्लॉक इज कंस्ट्रक्टेड इन सच ए वे विथ स्लिट्स दैट ओनली ए नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कुड एस्केप। और इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से डिजाइन किया, और इतना पतला छेद रखा कि सिर्फ और सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स इससे बाहर निकला। एक छोटा सा महीन सा छिद्र रहा जिससे कि अल्फा पार्टिकल्स निकलेगा, और ठीक उसके सामने गोल्ड फॉइल का पत्थर रहा, ठीक है, सोने का एक पत्थर सामने में रहता है। और द बीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स वाज डायरेक्टेड एट ए थिन गोल्ड फॉइल थिकनेस अबाउट 100 नैनोमीटर। और ये जो गोल्ड फॉइल का जो पत्थर था ये 100 नैनोमीटर का था, ओके, 100 नैनोमीटर पतला ये था। सोचिए कितना पतला पत्थर इन्होंने लिया, और उस पत्थर पर क्या किया इन्होंने, बम्बार्डमेंट करवा दिया अल्फा पार्टिकल से। जब अल्फा पार्टिकल से इस पर बम्बार्डमेंट करवाया तो उन्होंने पाया किया कि डिटेक्ट दैट अल्फा पार्टिकल्स आफ्टर स्कैटरिंग ए मूवेबल सर्कुलर स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड इज प्लेस्ड अराउंड द गोल्ड फॉइल। और इन्होंने क्या किया था, बम्बार्डमेंट जब करवाया तो उन्होंने क्या किया, इसके चारों तरफ, ठीक है ना, इसके चारों तरफ एक स्क्रीन बनाया, क्या, जिंक सल्फाइड का, एक जिंक सल्फाइड का सर्कुलर बनाया, जिस पर कि वो जब पड़े तो चमके कि कहाँ पर वो रे पड़ रहा है ना, तो कहाँ पर वह रे पड़ रहा है उसके लिए उन्होंने
वैसा व्यवस्था किया। और उन्होंने देखा क्या, जब वो किए तो वो देखते क्या है कि फर्स्ट उन्होंने पाया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स नियरली 99% पास थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। 99% पैरेलल सब निकल गया। ये देखिए रेड वाला जो देख रहे हैं ना, 99% अल्फा पार्टिकल्स तो पैरेलली निकल गए बाहर, यानी कि पूरा का पूरा स्पेस खाली है, आसानी से बिना रोक टोक का गाड़ी पार कर गया। कितना? 99%। अब 1% गाड़ी पकड़ाता है। ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गॉट डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स। कुछ अल्फा पार्टिकल्स कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट कर गए, है ना। कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या किए, कुछ एंगल से, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर गए, टकराए और डिफ्लेक्ट कर गए। ये इन्होंने देखा एक्सपेरिमेंट में। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट में देखा कि वेरी फ्यू, अबाउट 1 in 20,000, 20,000 में से लगभग एक डिडंट पास थ्रू द फॉयल एट ऑल बट स्कैटर्ड लार्ज डिफ्लेक्शंस। और लगभग 20,000 में से एक रे, माने बहुत कम, मोर देन 90 डिग्री और इवन कम बैक सफरिंग ए डिफ्लेक्शन। या तो वह क्या किए, 90 डिग्री से ज़्यादा वो तो बैक लौट गया, या अपने ही रास्ते पर वह लौट गया। यानी कहने का अर्थ है कुछ एक ऐसा अवरोध मिला जो कि उसे बहुत तेज़ी से पीछे लौटाया और तो सेम रास्ते पे पीछे लौटाया। यानी 3 चीज़ इन्होंने देखा। एक देखा क्या कि 99% जो है वो सेम रास्ता में गया, कुछ जो है बहुत हल्का फुल्का एंगल से डिफ्लेक्ट कर गया, और लगभग 20,000 में से एक जो है वो या तो अपने ही रास्ते पर लौटा या 90 डिग्री से भी ज़्यादा एंगल में वह लौट जाता है। उन्होंने यह पाया इस एक्सपेरिमेंट के दौरान। क्लियर है? तब रदरफोर्ड साहब ने जब यह देख लिया तो कहा भाई कि अब इतना चीज़ तो हम पाए, तो उन्होंने इसे एक्सप्लेन भी किया कि जब ये पाए तो उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन देना शुरू किया भाई कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। अधिकांश अनडिफ्लेक्टेड पास कर गए। इट मीन्स दैट देयर मस्ट बी अ वेरी लार्ज एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम्स। इसका मतलब है कि एटम के अंदर में बहुत ही लार्ज स्पेस जो है वह खाली है। इसीलिए तो भाई 99% खाली है, एकदम सेम पैरेलल अपने रास्ते में चला गया बिना रोक टोक के, यानी कहीं चेकिंग नहीं है। Since some of the alpha particles are deflected to certain angles, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स कुछ एंगल से क्या कर गए, डिफ्लेक्ट कर गए, है ना, डिफ्लेक्टेड टू सर्टेन एंगल्स। इट मीन्स, इसका मतलब है कि देयर इज ए हैवी पॉजिटिवली चार्ज मास प्रेजेंट इन द एटम। इसका मतलब है कि एटम के मध्य में हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, रह रहा है। और द स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन और इवन बाउंसिंग बैक ऑफ अल्फा पार्टिकल्स from the foil was were explained to be direct collision with the heavy positively charged mass। और जो कड़ा सा मुकाबला हुआ सीधा डायरेक्ट आपको पॉजिटिव चार्ज से, तो वो क्या कराया, इसको इसी के रास्ते में बैक करा दिया, और नहीं तो 90 डिग्री से ज़्यादा इसको डिफ्लेक्शन दे करके ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन से गया था उसी डायरेक्शन में बैक करा दिया। ठीक है, तो द पॉजिटिवली चार्ज हेवी मास विच ऑक्यूपाइज ओनली ए स्मॉल वॉल्यूम इन एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और ये बहुत स्मॉल अमाउंट में जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है उसका उन्होंने नाम दिया क्या, न्यूक्लियस, जिसे कि न्यूक्लियस कहा गया। और इट इज सपोज टू बी प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एटम, और ऐसा समझा गया कि वो एटम के सेंटर में होता है क्या, आपका न्यूक्लियस। ठीक है, अब इतना चीज़ उन्होंने जब हो गया, एक्सपेरिमेंट में क्या पाया वो देखा, एक्सपेरिमेंट में जो पाया उसको उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, तो उसके आधार पर उन्होंने न्यूक्लियस, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया। रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम के अनुसार, आप ध्यान दो, इन एन एटम द इंटायर मास एंड द पॉजिटिवली चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन एट द सेंटर नोन एज न्यूक्लियस। रदरफोर्ड साहब ने कहा कि पूरा का पूरा मास जो है वह न्यूक्लियस में ही रहता है, और वह जो न्यूक्लियस जो है, सेंटर पार्ट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। फर्स्ट पार्ट तो इन्होंने ये कहा अपने रिसर्च के आधार पर। दूसरा उन्होंने कहा कि द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एट वेरी हाई स्पीड्स इन सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स जस्ट लाइक सोलर सिस्टम। और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं, वैसे जैसे कि आपका इस सोलर सिस्टम में सूर्य के चारों तरफ प्लैनेट्स जो है चक्कर लगाते हैं। ठीक उसी तरह से न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है चक्कर लगाते रहते हैं।
और द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वह जो इलेक्ट्रॉन्स है और बीच में जो आपका न्यूक्लियस है, ठीक है ना, वो और प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, वो सभी एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा एक दूसरे को पकड़ करके आराम से बैठ करके रहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही प्यार का वह बंधन है जिससे कि वो बंध करके रहते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स इज एम्प्टी। और अधिकांश स्पेस जो होता है न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स जो चक्कर लगा रहे हैं, वहाँ पर अधिकांश स्पेस जो रहता है क्या रहता है, वो एम्प्टी रहता है, खाली रहता है। तो ये था रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ये 4 कंडीशन कैसे कैसे करके उन्होंने देखा, निकाला निष्कर्ष, ये आपको समझ में आ गया। तो यही 4 आपको हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अब इसके बाद जो हम लोग का टॉपिक, अगला टॉपिक होगा, वह होगा कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ओके, तो इसमें हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे। ओके, थैंक यू।